गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने वैद्युत विश्लेषिक विधियाँ इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड नामक चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। आज हम आयतनात्मक विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी पदार्थ का परिमाणात्मक आकलन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भारात्मक विश्लेषण होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है आयतनात्मक विश्लेषण। भारात्मक विश्लेषण, इसमें हम किसी पदार्थ का भार या उसको तौल के ज्ञात किया जाता है। और दूसरा आयतनात्मक विश्लेषण। आयतनात्मक विश्लेषण में विलयन के उन आयतनों को नापा जाता है जो किसी रासायनिक क्रिया को कंप्लीट करता है। इस तरह से भारात्मक विश्लेषण के अंदर हम किसी जो पदार्थ है उसका भार को मेजर करेंगे, और आयतनात्मक विश्लेषण के अंदर हम उसका आयतन को मेजर करके और फिर उसको एनालाइज करते हैं। अनुमापन क्या होता है? टाइट्रेशन वह प्रक्रम जिनमें अज्ञात सांद्रता के विलयन की ज्ञात सांद्रता के प्रामाणिक विलयन के साथ अभिक्रिया कराकर क्रिया में प्रयुक्त आयतनों द्वारा गणना के माध्यम से सांद्रता ज्ञात की जाती हैं, उन्हें हम अनुमापन कहते हैं। यानी कि इसमें आपको एक अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में जिसकी आपको कंसंट्रेशन ज्ञात होगी, और उनके साथ में आपको इनकी टाइट्रेशन करा के और जो वॉल्यूम आता है और उनकी गणना करके हम कोई भी अज्ञात सॉल्यूशन है उसकी हम कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, और जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको हम टाइट्रेशन कहेंगे। यहाँ पर जो टाइट्रेशन करते हैं उनके लिए कुछ डेफिनेशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। प्रामाणिक विलयन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह विलयन जिनकी कंसंट्रेशन हमें ज्ञात होती है वो ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, और अज्ञात विलयन अननोन सॉल्यूशन जिनकी हमें कंसंट्रेशन ज्ञात नहीं होती है उसे हम अननोन सॉल्यूशन कहेंगे। अब जो विलयन की कंसंट्रेशन होती हैं वो कई तरह से हम मेजर करते हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, ग्राम पर लीटर में। इस तरह से हम उनकी कंसंट्रेशन को, पदार्थ की कंसंट्रेशन को ज्ञात करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती हैं? जैसे कि एक पानी है, आपने 1 लीटर पानी ले रखा है और उसके अंदर आप कितनी चीनी घोल रहे हो, और जितनी मात्रा में घोलते जाओगे तो उतनी ही उस चीनी की उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यानी कि जितनी आप शक्कर डाल रहे हो उस सॉल्यूशन के अंदर वो उतना ही क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। इस तरह से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, वही किसी विलयन की कंसंट्रेशन कहलाती है। तो इनको हम कंसंट्रेशन को किन किन रूपों में मेजर करते हैं? एक ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा घुली होती है उसे हम विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। अगली कंसंट्रेशन हम मोलरता के रूप में ज्ञात करते हैं, और ये क्या होता है? वह विलयन जिसकी 1 लीटर में कितने उस पदार्थ के ग्राम अनुभार गुला है या कितने मोल गुले हुए हैं, वे मोलर विलयन 1 मोलर कहलाता है। एम जो कि मोलर को बता रहा है, और विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, और इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है। और मोलरता को हम जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं, संकुलमितीय अनुमापन होते हैं, उनकी जितनी भी गणनाएं करते हैं वो मोलरता के रूप में ज्ञात की जाती हैं। इसी तरह से नॉर्मलता के बारे में बात करते हैं। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुले हो उसे विलयन की नॉर्मलता कहेंगे, नॉर्मेलिटी, और इसे हम कैपिटल N से बताते हैं। और विलय की
ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकीय भार इनटू विलयन का आयतन जो कि लीटर में ले रखा है वो उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। और इसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन H+ आयन त्याग सकता है, ये 2 को त्याग सकता है ना। तो जितने त्याग सकता है उनको H2SO4 का जितना भी अणुभार है उसमें उसका डिवाइडेशन कर देना, भाग दे देना है, और जो संख्या आएगी वो उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक कहलाएंगे। और जब उसका आप इस सूत्र में रख के सोल्व करोगे तो वो आपके पास इसके ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 40 होता है ना। और यहाँ पर जो सोडियम आयन OH- आयन कितने बन रहे हैं, 1 है, तो यहाँ पर 1, ठीक है। जब इसका 1 का भाग दोगे तो यही संख्या आएगी 40 ग्राम, ठीक है। और जितने भी रिडॉक्स टाइट्रेशन होती हैं उसके अंदर जो गणनाएं करते हैं वो नॉर्मलता के आधार पर की जाती हैं। इसी तरह से प्रतिशतता 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी प्रतिशतता कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है उनको हम ज्ञात करते हैं। अगली है मोललता, मोललिटी। इसको हम स्मॉल m से बताते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोललता कहेंगे। और मोललता विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान लिखना है जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पर किलोग्राम है, ध्यान में रखना है ना। और अगला पॉइंट है तुल्य या अंतिम बिंदु, इक्विवेलेंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं। तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, जिस बिंदु पर 2 विलयनों की क्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं और उसे तुल्य बिंदु कहेंगे। और इसको ज्ञात, जो तुल्य बिंदु होता है उसको ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है। और इसके लिए अपन जो टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें हम कुछ इंडिकेटर सॉल्यूशन के अंदर मिला देते हैं। और अनुमापक विलयन की थोड़ी सी मात्रा अधिक होने पर सूचक के जो इंडिकेटर मिलाया है उसका रंग चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे ही उस सॉल्यूशन का मीडियम चेंज होता है और मीडियम चेंज होने से जो आपने इंडिकेटर मिलाया है उसकी भी कलर चेंज हो जाएगी। और वह बिंदु जिस पर रंग चेंज होता है अंतिम बिंदु एंड पॉइंट कहलाता है। और इस प्रकार अनुमापन में पहले तुल्य बिंदु आता है और उसके बाद अंतिम पॉइंट आता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बहुत ही कम अंतर होता है, ठीक है। अब आता है अनुमाप्य। अनुमाप्य क्या होता है, टाइट्रेंट। और वह जो सॉल्यूशन जिसको आपने बीकर या फ्लास्क में ले रखा है और जिसके लिए आप अनुमापन करोगे उसको हम अनुमाप्य कहेंगे, है ना। जो कोई भी सॉल्यूशन है उसको अगर आपने बीकर या फ्लास्क में ले रखा है वो अनुमापन के लिए काम ले रहे हो तो वो अनुमाप्य कहलाएगा। अनुमापक क्या होता है, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट वह विलयन है जिसे हम ब्यूरेट में भरते हैं और अनुमाप्य में तब तक मिलाया जाता है जब तक कि अंतिम बिंदु का रंग परिवर्तित नहीं हो जाए, अर्थात अभिक्रिया कंप्लीट न हो जाए, अनुमापक कहलाता है। सूचक, अब कोई भी अभिक्रिया कंप्लीट हुई या नहीं हुई इसका पता करने के लिए हम कुछ सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर मिला रहे हैं जिनको हम सूचक कहते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उन सभी को यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और ये एक स्टैंड है और यहाँ पर ये एक फ्लास्क है और जिसमें कि अननोन सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें ज्ञात नहीं होती है। और ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट में अनुमापक पदार्थ भरा रहता है, टाइट्रेंट भरा रहता है और इसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है। इसमें कुछ 2-3 बूंदे हम क्या करते हैं कि इंडिकेटर की डाल देते हैं कि भाई जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी और उसका हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये एक स्टॉप कॉक है, यूँ कह दो कि टोटी है और इसमें से अपन इसमें बीकर में ये टाइट्रेंट डाल रहे हैं और नीचे ये टाइट्रेट अनुमाप्य भरा है। और जब आप इस टाइट्रेंट को इस टाइट्रेट में डालते हो
और जैसे ही इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं और आपको एंड पॉइंट के ऊपर इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ पर आपको रीडिंग को रोक देना है। यानी कि ये इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ आते आते ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ये इसका फाइनल रीडिंग हो जाएगी। इन दोनों का जब आप फाइनल में से इनिशियल को घटाओगे तो इसका कुल वॉल्यूम आपके पास निकल कर आ जाएगा और उस आयतन के साथ में आप गणनाएं करके और इस अज्ञात सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप ज्ञात कर सकते हो। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। ये अननोन सॉल्यूशन है और ये पिपेट के माध्यम से हम इसमें डाल रहे हैं और इसकी ये इंडिकेटर है और इंडिकेटर से इसके अंदर डाल दिया है और ये ब्यूरेट है और ये इस तरह से ये होल्डर है ना, और यहाँ इसमें ये ब्यूरेट से टाइटेंट को मिला रहे हैं और टाइटेट के अंदर अनुमापी के अंदर, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और ये सूचना देता है वो इंडिकेटर के लायक। और जो तुल्य बिंदु होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, वो इससे थोड़ा पहले आ जाता है जिसको हम सूचित नहीं कर पाते हैं कि भाई कब रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसी बात को हम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर मिलाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इस टॉपिक में हमें 2 पॉइंटों को पढ़ना है। एक तो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन क्या होती है, और एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, संकुलमितीय अनुमापन क्या होता है। इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कि ये ए है और ये बी है, ये आयन के रूप में, ठीक है, और ए इलेक्ट्रॉन त्याग के A2+ में बदला है, जबकि बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बी के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 है और जबकि इधर गया तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, तो यानी कि 0 से 2 हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से जो बी है, B2+ है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये कन्वर्ट हो गया बी के अंदर, और जब बी के अंदर बदल गया तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था, और यहाँ पर 0 है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। तो उस स्थिति को हम रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जिस स्पीसीज का, यानी कि ए का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस स्थिति में ये रिड्यूसिंग एजेंट अपचायी की भांति काम करता है। और ये जो बी है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये जो B+2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से इसको हम देखते हैं और इसी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। Ce4+ और यहाँ पर सीजियम आयन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये 3 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो 4 से 3 में गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, तो इसका रिडक्शन होगा। और Fe2+ जो कि Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी भांति काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करता है, और या ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी भांति काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक की भांति काम करता है, तो ये ऑक्सीकारक Cesium4+ ऑक्सीकारक की भांति काम करेगा, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसका तुल्यांक ऑक्सीकारक और तुल्यांक अपचायक दोनों बराबर होता है। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। उस स्थिति में हम इस सूत्र की सहायता से कोई भी रिएक्शन होती है तो उनको हम देख सकते हैं। तो N1V1 = N2V2 होता है। अभी हमने बात की थी कि भाई जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं उसके अंदर हम तुल्यांक नॉर्मलता वाला जो
नॉर्मलता वाली कंसंट्रेशन को काम में लेते हैं, तो यहाँ पर इसमें नॉर्मलता लिखा हो। अब यहाँ पर उसका तुल्यांक ज्ञात करना है, तो वो तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसी को हम तुल्यांक ज्ञात करना यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थों के तुल्यांक की बार ज्ञात करना, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें कितने आयनों का चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही हैं या कितना ऑक्सीकरण अंक बदल रहे हैं, और उसी का जब आप भाग दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो तुल्यांक बार निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखो कि पोटेशियम जो KMnO4 है, और KMnO4 का जब आप ये टूटता है तो K+ और MnO4- में टूटता है, और इसी को जब आप बेसिक मीडियम में लेते हो तो उस स्थिति में ये जो MnO4- है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो वो +7 होता है, और यहाँ पर ये इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये 6 होता है। तो इस स्थिति में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, यानी कि ये 7 से किस में जा रहा है, 6 के अंदर। तो इस स्थिति में 1 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर लिखा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर 1 है। और इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, अनुभार निकालते हो, तो ये होता है 158, और इसमें जब 1 का भाग दोगे तो यही इसका मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर जो तुल्यांक की बाहर आता है वो दोनों बराबर है, क्योंकि 1 का भाग दे रहे हो तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखो, इसी को हम जब न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम में करवाते हैं तो MnO4- और ये किस में ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें MnO2, यानी कि इस स्थिति में जब आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +4 हो रहा है, और यहाँ से ये 7 था, 3 का अंतर आ रहा है। तो जब इसमें 3 का भाग दोगे तो 158 में 3 का भाग दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 52.67 ग्राम पर लीटर आती है, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है। अगर आपने इसी को एसिडिक मीडियम में करवा रखा है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, और जबकि ये किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में कन्वर्ट होगा, और इस स्थिति में ये 5, ये 7 और ये 2, यानी कि 5 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है। ठीक, इस स्थिति में जब आप इसकी 5 का भाग लगाओगे इसके मॉलिक्यूलर वेट में तो 1.6 ग्राम पर लीटर आता है। तो यानी कि जो इक्विवेलेंट जो पॉइंट वेट आ रहा है वो कौन से मीडियम में है इसके ऊपर वेरी कर रहा है, कि भाई अगर आपने बेसिक मीडियम ले रखा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 का चेंज आ रहा है, न्यूट्रल मीडियम में यहाँ पर 3 का चेंज देखने को मिल रहा है, जबकि एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर उसका इक्विवेलेंट वेट भी चेंज हो रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो यहाँ पर K2Cr2O7 जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cr2O7 के अंदर। तो यहाँ से अब जब आप इसको एसिडिक मीडियम में काम में लेते हो तो ये Cr3 के अंदर कन्वर्ट होता है, और इस स्थिति में यहाँ पर देखो कि जो क्रोमियम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6 होता है, और यहाँ पर ये 2 अणु हैं ना, ये 2, तो इसलिए इसको 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, है ना, 2 अणु है इसलिए। और यहाँ पर देखो कि 2 है तो यहाँ चेंज आ रहा है 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, तो इससे 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा। अब इस स्थिति में जब आप निकालोगे तो यहाँ पर 6 चेंज आ रहा है, तो और इसके मॉलिक्यूलर वेट में 6 का भाग लगाओगे तो 49 ग्राम पर लीटर इसका इक्विवेलेंट वेट आता है। ठीक, KBrO3 के अंदर देखो तो ये इस रूप में टूटता है, और यहाँ पर जो BrO3- है और एसिडिक मीडियम में इसको काम लेते हो तो Br- में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हो तो ये 5 निकल का आएगा, और यहाँ पर देखो एक माइनस, यानी कि और एक और माइनस में जा रहा है, तो इस स्थिति में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है 6 का हो रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट में 6 का भाग लगाओगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो इसका तुल्यांक बार आ जाएगा। KiO3 की बात करते हैं तो K+ और IO3- में टूटता है, और एसिडिक मीडियम में इसकी बात करोगे तो यहाँ पर आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आती हैं वो 5 है, और ये
आई माइनस में कन्वर्ट होता है। तो 5 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा। और ये इसका मोलिकुलर वेट में जब इसका भाग लगाओगे 6 का, तो जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट वेट आपके पास आ जाता है। इसी तरह से फेरस सल्फेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, जो कि Fe.7H2 होता है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करता है। यहाँ पर Fe2 जो कि +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में कन्वर्ट होता है। इस स्थिति में एक ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलिकुलर वेट के बराबरी है, तो 278 ग्राम पर लीटर देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं फेरस अमोनिया सल्फेट, जिसको हम मोर लवण या मोर साल्ट कहते हैं। इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो ये इसका सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है, और ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम कर। यहाँ पर भी देखो कि एक ही ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, इसलिए इसका जो मान आता 392 ग्राम पर लीटर देखने को मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं, तो ये ऑक्जेलिक एसिड ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम करता है, और ये टूटता तो C2O4 2- के अंदर, और ये CO2 बना रहा है। तो इस स्थिति में CO जो कार्बन है इसके ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, जबकि यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, और जब ये इधर से इधर चेंज होगा तो 2 का अंतर आएगा। ठीक, इसी स्थिति में जब इसके मोलिकुलर वेट में 2 का भाग लगाओगे तो 63 ग्राम पर लीटर इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। अगली बात करते हैं हम, इस तरह से आप कोई भी जो कंपाउंड दे रखा है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने चेंज हो रहे हैं और उसके मीडियम कौन सा मीडियम ले रहा है उसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं परमैंगनेट अनुमापन क्या होते हैं, और जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम परमैंगनेट अनुमापन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर आयरन सेकेंड आयनों का पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीकरण किस तरह से हो रहा है वो देख रहे हैं। तो कैमेनोफोर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन तीनों माध्यम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति काम करता है। यहाँ पर देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले रखा है तो इस स्थिति में ये किस में +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना। अभी हमने उस उधर जो इक्विवेलेंट वेट देख रहे थे उसमें भी इनकी बात कर रखी है। और इसी तरह से ये दुर्बल अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इसकी जो ये किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपचित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो अपचित हो रहा है। और इसी तरह से उदासीन माध्यम में MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो उस स्थिति में यहाँ पर देखो MnO4 2- में, यानी कि इस स्थिति में केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर निकालोगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा और यहाँ पर +7 आता है। ठीक है, तो केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखने को मिलता है। अब आपको इसका जो प्रबल अम्लीय माध्यम में कई अभिकर्मकों रिएजेंट का मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए हम इसको कैमेनोफोर को काम में लेते हैं, और यहाँ पर ये फेरस सल्फेट के साथ में इसको पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन करवाते हैं। तो इस स्थिति में जो ये यहाँ पर इसका जो Fe2+ की स्थिति में होता है ये, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती हैं तो यहाँ पर देखो कि जो आयरन है +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई, यानी कि इस स्थिति में 0 से यानी कि +2 से +3 की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इसका जो आयरन है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब जिसका भी आपको टाइट्रेशन करवानी है तो जो एक बीकर लेना है, और बीकर के अंदर आपको फेरस सल्फेट मिला देना है, और इसकी कंसंट्रेशन अपन को पता नहीं होगी। ठीक है, और इसको आप टाइट्रेट कहोगे, अनुमाप्य कहोगे, और जिसके साथ आपको टाइट्रेशन करवानी, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं उसको आपको ब्यूरेट में बनना है, और इसकी कंसंट्रेशन आपको ज्ञात होती है। और यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो सेल्फ इंडिकेटर का काम करते हैं, यानी कि स्वयं सूचक का काम करते हैं, यानी कि इसमें अपन को बाहर से कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो इसका जो रंग है वो गुलाबी रंग का हो जाता
है, जो एंड पॉइंट आता है तो ये जो सॉल्यूशन है इसका रंग चेंज हो जाएगा, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से हम Fe2 जो आयरन जो है Fe2 से Fe3 में कब कन्वर्ट होता है उसका हम आसानी से पता कर सकते हैं। देखो, इसी बात को यहाँ पर समझने के लिए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट ले रखा है जो कि मोर साल्ट है, और ऊपर से हमने इसके अंदर ले रखा है, और ऊपर से हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे हैं, और ये इसकी इनिशियल रीडिंग है, ठीक है। और जैसे जैसे आएंगे तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर तीसरी स्टेज में जैसे एंड पॉइंट आता है इसका कलर पिंक कलर आ गया है, गुलाबी कलर देता है, और यहाँ पर ये इसकी फाइनल रीडिंग आ जाती है। और इन दोनों के अंतर को आप आयतनों के माध्यम से गणना करके और यहाँ पर इसका गणनाएँ आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको देखते हैं। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसको हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो मोर साल्ट डाल रखा है और उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट केवल H2SO4 वाले अम्लीय माध्यम में ही काम में लेते हैं, और अगर हम HCl को काम लेते हैं तो HCl का क्या होता है कि इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होगा और क्लोरीन का ऑक्सीकृत हो जाएगी, और उसी स्थिति में क्लोरीन गैस के रूप में निकलेगी, और वहाँ पर इसकी जो कैमनोफोर की जो मात्रा है वो सही तरह से काम नहीं आएगी, यानी कि जितनी क्वांटिटी में ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था वो सही तरह से नहीं करेगा, और उस स्थिति में अपनी टाइट्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो हमें सही तरह से नहीं मिल पाता है, इसलिए हम HCl को यूज़ नहीं करते। और इसी तरह से अगर हम H2SO4 के स्थान पर नाइट्रिक एसिड को काम में क्यों नहीं लिया, तो उसका भी कारण है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इस वजह से वहाँ पर जो टाइट्रेशन होगी उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको काम में नहीं लेते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर इसको प्राइमरी मानक के रूप में, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट को हम काम में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में काम नहीं ले सकते। इसका कारण ये है कि भाई पोटेशियम जो परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन बना हुआ होता है वो अगर काफ़ी टाइम तक पड़ा रखते हैं तो इसमें ये MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप रिएक्शन करवाओगे तो उसी स्थिति में उसकी सही तरह से उसकी कंसंट्रेशन मेजर नहीं हो पाएगी, और वहाँ पर हमें रीडिंग गलत शो होती है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। अगर इसको और भी पढ़ा रखे प्रकाश की लाइट की उपस्थिति में भी आता है तो लाइट भी इसको MnO2 के जो कैमनोफोर है उसको MnO2 के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि प्रकाश यहाँ पर उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो और इसलिए हम इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट को काम में नहीं लेते हैं। और जब भी अपन अगर सॉल्यूशन इसको टाइट्रेंट के रूप में काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपको पहले ऑक्जेलिक एसिड या सोडियम ऑक्सीलेट के साथ में इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में इसका मानकीकरण कर लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम इसके भाई इसमें जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उतनी है या नहीं है, तो पहले हम ऑक्जेलिक एसिड या फिर सोडियम ऑक्सीलेट के साथ में इसको मानकीकरण करते हैं, और उसके बाद हम इसको काम में लेते हैं। अब जो इसका मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्राथमिक मानक वह पदार्थ है जिसकी परिकलित मात्रा को दशमलव के चौथे स्थान तक सही तौलकर उसका मानक विलयन बनाया जा सके, वो मानक प्राथमिक मानक प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो प्राइमरी मानक है यानी कि इसकी कंसंट्रेशन भी आसानी से चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्राइमरी मानक कौन कौन से अपन काम में लेते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हम प्राइमरी मानक के रूप में काम में लें। पदार्थ शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, पहली बात तो कि एकदम प्योर होना चाहिए, है ना। और पदार्थ शुष्क होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, तौलते समय उसके भार में भी कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो नमी को अब्जॉर्ब कर ले और उसका वजन बढ़ जाए, ठीक है। तो यानी कि वो इजी वे में रिएक्शन नहीं करना चाहिए।
वायुमंडलीय हवा CO2 इन पर इसका जल्दी से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पदार्थ विलायक में शीघ्र आसानी से घुलना चाहिए। जैसे आपने पानी के अंदर विलायक के अंदर डाला है वो तुरंत घुल जाना चाहिए। और लवण जलयोजित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके जो लवण के साथ में जल के अणु नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये इसकी जो प्राथमिक मानक होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर जो प्राथमिक मानक कौन कौन से ले सकते हैं उनका यहाँ पर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट और ऑक्जेलिक एसिड, इन सब को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में काम में लेते हैं। अगली एक और रिएक्शन देखते हैं, जो Fe2+ आयनों का अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण कराएं और वहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को तनु H2SO4 की उपस्थिति में फेरस लवणों के अनुमापन में हम काम में लेते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट शुद्ध रूप में और प्राइमरी मानक स्टैंडर्ड टाइट्रेंट के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं। और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये Cr3 के अंदर कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर जो Cr2O7 2- और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CrO4 2- के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज रंग का। और जैसे ही Cr3 के अंदर कन्वर्ट होता है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है और ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कि जो Cr2O7 2- है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं क्रोमियम का, तो वो +6 है, और ये Cr3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का दिखता है, और यहाँ से ये कौन से कलर में दिखेगा, ग्रीन सॉल्यूशन के रूप में दिखता है। अब इसी के अंदर आपको वापस वही बीकर के अंदर आपको फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है, ऊपर से पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाना है, ठीक। और यहाँ पर जो Fe2 है वो Fe3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इंडिकेटर के रूप में आपको डाइफेनिल एमीन को यहाँ पर एज ए इंडिकेटर के रूप में काम में लेना है। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको जो उसका एंड पॉइंट आएगा, और वहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।